having any problem, please inform. So Yes, sir, you are audible. okay, good. So today we will complete types of functions. So what we have done till now is trigonometric functions and inverse trigonometric functions. तो जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर करेंगे तो वहां पर कुछ हम लोगों का पहले से किया हुआ होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास होगी। आज हम लोग आ रहे हैं। यस सक्षम, यू कैन आस्क डाउट्स। व्हाट इज योर डाउट, यू कैन आस्क। Yes, sir. So let us first clear the doubts which you are having. Saksham is having a doubt. Yes, sir. Sir, assignment. Assignment, okay. 1 second. Let me open the assignment. हाँ, कौन सा क्वेश्चन है असाइनमेंट का? Sir, arrange. Sir, first question. फर्स्ट क्वेश्चन तो डोमेन का है। डोमेन का है। Oh, sir, range of the function fx equals to x square plus x plus 2 by x square plus x plus 1. X belongs to R. ओके, ये तुम पिछले वाले असाइनमेंट की बात कर रहे हो लगता है। ये अभी वाला असाइनमेंट नहीं है, ये पिछला वाला असाइनमेंट था। Yes, So, sir. Yes. find the range of the function fx is equal to x square plus x plus 2 upon x square plus x plus 1, ये दिया हुआ है। तो have we done this, अदर स्टूडेंट्स जो इस बैच में थे, क्या हमने डिस्कस किया ये वाला क्वेश्चन या अभी नहीं किया है? सर इस टाइप के किए लेकिन ज्यादा नहीं किया है। अच्छा, ये वाला नहीं किया, ठीक है। तो इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सेकंड असाइनमेंट था उसका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो डिनोमिनेटर में है उसको हम अलग कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 1/4 और प्लस 1 माइनस 1/4। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सबको आता है। तो दिस विल बिकम द टर्म फ्रॉम हियर टू हियर, दिस विल बिकम x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बचेगा प्लस 3/4। सो व्हाट वी हैव रिटन हियर इज 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, that will always be some non-negative quantity greater than equal to 0, मतलब या तो पॉजिटिव होगी या 0 हो सकती है, which implies that x plus 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 जो होगा वो greater than equal to 0 plus 3/4, that is 3/4 होगा, ये कह सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं 1/x plus 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, so this will be less than equal to 4/3 and obviously greater than 0, क्योंकि इंफिनिटी से छोटा था तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। अब हम 1 ऐड करेंगे तो 1 0 में भी ऐड होगा, और 1 प्लस 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4
और जो 1 है 4/3 में जब ऐड होगा तो ये 7/3 हो जाएगा. So what we observe finally that the function which is this one, this function is actually between 1 and 7/3. Okay, so fx जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके 7/3. 1 is not included but 7/3 is included. So this is actually our answer. This is the range, right? यस सर. एक हाँ. और था हाँ. इसी असाइनमेंट का थर्ड. ओके. आसिया तुम्हें समझ में आया? सर ये कहाँ से आया 1 + 1/x + ½ स्क्वायर + 3/4. ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने यहाँ पे किया. ये जो x² + x + 1 है इसको हमने क्या किया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हम लोग 10th वगैरह में भी करते थे ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, x² + x को 2 × 1/2x लिख दिया + 1/4. तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया. ठीक है. और + 1/4 हमने अपने से यहाँ पे ऐड अगर किया है तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये हमने कर दिया. अब ये जो टर्म आया इसको x + 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. +1 - 1/4 is 3/4. तो दिस इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक है. ओके सर. इट इज ऑल्सो क्लियर फॉर एवरीवन एल्स आई थिंक. तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो इसी असाइनमेंट का था. So I'm erasing this. I hope सबने इसको कॉपी कर लिया होगा. Next we have question number 3 which says range of the expression fx is equal to x³ + x² plus x - 3 by x - 1. इसका हमें रेंज निकालना है. Okay, so here what we will do, actually अगर हम x³ + x² plus x - 3 को डिवाइड करते हैं बाई x - 1, सिंपल पॉलिनोमियल डिवीजन करेंगे तो पहले x² से जाएगा, x³ - x² हो जाएगा. When we will subtract, this will be plus, this will be cancelled, this will become 2x² plus x - 3. Then we will take 2x as the next multiple, so this will become 2x² minus 2x. Then again we will subtract and change the sign, so this will cancel, 3x minus 3. Last हम किससे करेंगे, +3, so this will become 3x minus 3. So what we observe here that this is a factor, x minus 1 is a factor, and when you divide you get x² plus 2x plus 3. और x² plus 2x plus 3 को हम वही काम करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं. तो x² plus 2x plus 1 अलग कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर, और plus 2 अलग कर लेते हैं. 3 को 1 और 2 में तोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x plus 1 का होल स्क्वायर plus 2. नाउ हियर वी हैव x plus 1/2 का, x plus 1 का होल स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. तो इसमें जब 2 ऐड करोगे तो fx की वैल्यू जो होगी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी. तो रेंज इज एक्चुअली 2 to infinity, right? Yes. Okay, so note this down. Now we will start today's class. I mean the today's topic. तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी पढ़ेंगे, फिर उसका एक इनवर्स फंक्शन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, वो भी पढ़ेंगे. उसके बाद कुछ और फंक्शंस भी हम लोग पढ़ेंगे. एंड आई विल आल्सो गिव यू सम होमवर्क, एंड आई विल एक्सपेक्ट दैट ये होमवर्क तुम करके आओगे. अदर देन द असाइनमेंट व्हिच इज गिवन टू यू आफ्टर द क्लास, आई विल गिव यू होमवर्क ड्यूरिंग द क्लास आल्सो. तो वो सारे होमवर्क को नोट डाउन करना है. हेलो Done, sir. सर.
हाँ हेलो। यस सर। सर इसमें x प्लस वन स्क्वायर प्लस टू को हमने x प्लस वन स्क्वायर को हमने लेस देन इक्वल टू जीरो कैसे लिया? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एनीथिंग का स्क्वायर जो होता है ना, एनी नंबर x प्लस वन इज अ नंबर, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी. स्क्वायर विल ऑल ऑफ नेगेटिव नंबर इज आल्सो पॉजिटिव, ऑफ पॉजिटिव नंबर इज आल्सो पॉजिटिव, एंड फॉर जीरो का स्क्वायर जीरो, तो विल गेट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. यस सर। दिस इज स्क्वायर ऑफ अ और नंबर. मुझे लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मतलब एक चीज में प्रॉब्लम थी। मैं वो स्लाइड डिलीट तो नहीं कर दी क्या? प्रीवियस वाली यस सर। क्या डाउट था बताओ. डिलीट हो गई है लेकिन पूछो क्या प्रॉब्लम थी उसमें. यस सर। उसमें जब हमने उसको फैक्टराइज करके 1 + 1 अपॉन x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4 किया, हम्म उसके बाद हमने 1x प्लस 1/2 का स्क्वायर को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिया। हाँ राइट. तो फिर हमने उससे पूरे इक्वेशन को ग्रेटर देन 3/4 इस वजह से लिया क्योंकि उसमें हमने 3/4 ऐड किया। तो फिर 0 इज ग्रेटर देन 1 बाय वो 4/3 वाली इक्वेशन कैसे? एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी समझा देता हूँ उस वाले पॉइंट को. वहां पर ये है कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर जो है प्लस 3/4, दैट यू हैव अंडरस्टूड कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 होगा, राइट. नाउ Yes, sir. इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, जब 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो इनइक्वालिटी चेंज होके लेस देन इक्वल टू, और इसका भी रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा. और जो चीज हिडन है यहाँ पे ये हिडन है कि ये जो नंबर है वो कितना बड़ा भी हो, इन्फिनिटी से छोटा होगा. तो वी टेक अगेन हियर 1/infinity, and 1/infinity is actually 0. यस सर। सर हमने उसका रेसिप्रोकल किस लिए लिया? ये तो हमारे पास जो फंक्शन था उसमें 1 दिया हुआ था, इसलिए हमें रेसिप्रोकल Yes, चाहिए sir. था. ठीक है. यस सर। Okay. So can I erase it now? यस सर। थैंक यू सर। Okay, welcome. So we will be little faster in completing the type of functions. Reason being that class 11th में भी हम लोगों ने type of functions किया हुआ है. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं exponential functions के बारे में. Exponential functions is of the form fx is equal to a to the power x, where the base a is greater than 0 and the base a is not equal to 1. ठीक है. तो जो बेस a है वो 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता. इट हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1. नाउ अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो दो तरह की सिचुएशन हमें मिलती है. एक सिचुएशन ये है कि जो बेस a है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है. दूसरी सिचुएशन ये मिल सकती है कि a जो है 1 से बड़ा है. ठीक है. तो दो इंटरवल्स हैं जहां पर a लाई कर सकता है. जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें 2 to the power x, तो ये इसमें a को हमने 1 से बड़ा लिया है, 2 लिया है. अगर हम एग्जांपल ले लें हाफ टू द पावर x, तो ये वाला जो एग्जांपल है वो इस वाले सिचुएशन के अकॉर्डिंग है. तो जो a है वो हाफ है, हाफ टू द पावर x हमने लिया. अब बेसिकली इसके दो तरीके से ग्राफ बनते हैं. अगर 2 to the power x का ग्राफ बना रहे हो, मतलब a को 1 से बड़ा ले रहे हो, तो उस केस में ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग ग्राफ समथिंग लाइक दिस. ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है. दिस इज y इज इक्वल टू a टू द पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1. दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर हमारे पास a की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है, उस केस में y इज इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ अगर बनाते हैं तो वो ग्राफ ऐसा बनता है. जैसे 2 टू द पावर x का इधर एग्जांपल ले सकते हो, यहां पर तुम ले सकते हो 1/2 टू द पावर x. लेकिन कोई भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ y एक्सिस को कहां पर कट करता है? 1 पे, 0,1. रीजन बीइंग कि a टू द पावर 0 इज एक्चुअली 1. तो a कुछ भी हो उस पे पावर 0 लगेगा तो 1 आता है. तो ये इस तरीके से कट करता है. नाउ व्हेन वी सी द डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, so the domain of exponential function actually belongs to real number.
whole real number. And if we see the range of exponential function, then the range is actually 0 to infinity. That means positive values. ठीक है, कभी x axis को touch नहीं करेगा. This will act as a tangent to the x axis. Range is 0 to infinity and domain is real number. तो ये इसका ग्राफ है और इसका डोमेन और रेंज है. बाकी ये फंक्शन ना पीरियोडिक होता है ना इवन या ऑड होता है. ठीक है, तो ये इसके लिए हम कोई कमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे कि क्या होगा. सो नोट दिस डाउन. सो इसके बाद एक फंक्शन होता है लॉगरिदमिक फंक्शन. सो फर्स्ट वी हैव डन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी एक मैं क्वेश्चन दूंगा, लेकिन पहले लॉगरिदमिक फंक्शन भी कर लेते हैं उसके बाद. ओके गुड. 1 minute sir. You can in fact take the screenshot also and later on you can share it in your copy. Done sir. Okay, good. Logarithmic function is the inverse function of एक exponential मिनट function. सर. हाँ सिया बोलो. सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए. प्रीवियस स्लाइड तो डिलीट हो गई, क्लियर कर दिया मैंने. एक काम तुम लोग ये कर सकते हो, क्योंकि नोट करने में अगर टाइम लग रहा होता है तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर मोबाइल पे यूज कर रहे हो, और अगर लैपटॉप पे कर रहे हो तो प्रिंट स्क्रीन करो. तब तक चेंज हो गया. सॉरी. सर मैं वही करने वाली थी तब तक चेंज हो गया. अच्छा अच्छा. तो उसमें मैंने यही बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, लाइक दिस. दिस इज द ग्राफ a टू द पावर x का, वेयर a इज ग्रेटर देन 1. और दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि अगर हमारे पास a टू द पावर x का ग्राफ बनाना हो जब a 1 और 0 के बीच में होता है. तो 0,1 जो है यहाँ पर ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और ये इस तरह का ग्राफ होता है. इसका जो डोमेन होता है दैट इज एक्चुअली होल रियल नंबर. मतलब x की तुम कोई भी वैल्यू ले सकती हो, और जो रेंज होता है दैट इज एक्चुअली 0 टू इंफिनिटी. पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है. क्लियर? यस सर. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. डन सर. Okay. So the logarithmic function which we have is inverse function of exponential function. For example, मान लो तुमसे ये कहा जा रहा है कि 2 का क्यूब is 8. तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. एक्सपोनेंट इज बीइंग यूज्ड हियर. ठीक है, इसमें हम इस 2 को क्या कहते हैं? दिस इज द बेस. एंड 3 को क्या कहते हैं? दिस इज द एक्सपोनेंट. और जो लेफ्ट साइड में वैल्यू आती है इसको कहते हैं प्रोडक्ट. तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3. तो ये हमने इसको log में चेंज कर दिया. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. एक में एक्सपोनेंशियल के थ्रू बताया गया है, एक में log के थ्रू बताया गया है. ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अगर बेस टू द पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट है तो वी कैन से log ऑफ प्रोडक्ट टू द बेस b इज इक्वल टू एक्सपोनेंट. यही चीज हमने ऊपर में की. इज इट ओके? यस सर. Yes, sir. ओके. तो अब हमारे पास क्या है कि जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू a टू द पावर x, और हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, ऐसा लिख सकते हैं. तो और फाइनली हम क्या करते हैं कि y और x को इंटरचेंज कर देते हैं.
ठीक है, जहां पर x है वहां पे y ले लेते हैं, जहां पे y है वहां पे x ले लेते हैं। ये इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका है जो हम लोग बाद में भी देखेंगे अभी। तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू y। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो लेट अस सी इसका ग्राफ कैसा आता है। तो वी कैन से दैट द log फंक्शन इज एक्चुअली इनवर्स फंक्शन ऑफ exponential function. So take this screenshot as well, क्योंकि अभी हम लोग ग्राफ देखेंगे। डन सर। ओके, सो अगेन यहाँ पर भी दो सिचुएशन Sir. होती है। हाँ सर वो इंटरचेंज का क्या मतलब? इंटरचेंज का मतलब है कि जहां पर x था वहां पे y चला जाएगा, जहां पे y था वहां पे x चला जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a x आया था, तो हमने क्या कर दिया कि x की जगह y रख दिया, y की जगह x रख दिया। तो दिस इज इंटरचेंजिंग x एंड y। ओके, सर ये वैलिड है? हाँ ये इनवर्स फंक्शन हम निकालते ही ऐसे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऐसे कोई ग्राफ जा रहा है, ठीक है। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वेयर x इज पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे कि x को y के रूप में लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू रूट ओवर y ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर हटाया तो वहां पे स्क्वायर रूट लग गया, और उसके बाद इंटरचेंज कर देंगे, x को y बना देंगे, y को x बना देंगे, y इज इक्वल टू रूट ओवर x बना दिया। इसका जब ग्राफ आएगा तो दैट विल बी अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस इज y इज इक्वल टू रूट ओवर x। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो गए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू रूट ओवर x आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। तो ये ऐसे ही आता है, ठीक है। पहले हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x होगा, तो फिर हम x इन टर्म्स ऑफ y लेते हैं और फिर y और x को इंटरचेंज कर देते हैं। इज इट ओके? यस सर। If you want you can take the screenshot of this particular situation also, लेकिन मैं अभी log वाले में आ रहा हूँ, तो log का मैं ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ। तो log of x to the base a is actually a graph which is something like this, and ये कब होगा? जब बेस a 1 से बड़ा हो, ठीक है। लाइक एग्जांपल ले सकते हैं log of x to the base 2, तो इसका ग्राफ इस तरीके से होता है। अगर हम बेस को 1 और 0 के बीच में लेते हैं, इफ वी टेक बेस बिटवीन 1 एंड 0, तो उस केस का ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा, वहां पे ग्राफ ऐसे ऐसे चला जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ log x टू द बेस a व्हेन a इज बिटवीन 1 एंड 0। तो जैसे a को हमने कंसिडर किया था, log में भी वही कंसिडर करेंगे कि log ऑफ x टू द बेस a अगर ले रहे हैं इज इक्वल टू y, तो जो बेस a है दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0 एंड बेस a इज नॉट इक्वल टू 1। वही कंडीशन है जो एक्सपोनेंशियल में थी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो बेस था अब वो log का बेस बन गया। अच्छा, इसमें अगर हम डोमेन और रेंज निकालना चाहें, डोमेन इसका क्या होगा और रेंज इसका क्या होगा, कोई बता सकता है? सर डोमेन इज आर पॉजिटिव। हाँ, आर पॉजिटिव इज डोमेन, दैट इज वी कैन आल्सो से 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही बस इमेज बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस और 0 पे नहीं बन रहा है। और रेंज क्या होगा? आर। आर होगा, करेक्ट। पूरा Yes. रियल नंबर इज कमिंग एज एन आउटपुट। So note this down. Then sir.
Again, it is neither a periodic function nor even odd function. So एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं. The question says that find domain and range of the function fx is equal to log of minus x square plus 3x minus 2. तो ये log function ln जो होता है that is a log function. ln जो होता है वो log to the base e को कहते हैं. ठीक है, तो ln शॉर्ट में लिखते हैं बेस e. e की वैल्यू लगभग क्या होती है 2.71 डॉट डॉट डॉट. एक इरेशनल नंबर होता है, इसका अपना सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन अभी हमें उतना डिटेल में नहीं जानना है. तो log to the base e को ln लिखते हैं. तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि log to the base e माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. तो अब सबसे पहले डोमेन निकालने का देखते हैं मेथड. तो जब हम लोग डोमेन निकालेंगे तो जो लॉग के अंदर इनपुट है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये जो दिया हुआ है लॉग के अंदर, ये पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि डोमेन ऑफ लॉग इज पॉजिटिव. हमने पढ़ा था कि लॉग का जो डोमेन होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है. तो इससे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0. ठीक है, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया लेफ्ट हैंड साइड से, और फिर उसके बाद इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया, माइनस साइन उधर ले गए. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन 0. ये पहले जो दो टर्म्स हैं उसमें से x को कॉमन ले लो तो x माइनस 2 होगा. आगे में माइनस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 होगा लेस देन 0. तो ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0. राइट. तो अब ये x माइनस 1 x माइनस 2 अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 से लेकर 2 तक बिलोंग कर रहा है. दैट इज इट्स आंसर, दैट इज इट्स डोमेन. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, अब इसी का हम रेंज में निकालने की कोशिश करेंगे. तो रेंज हम कैसे निकालेंगे, तो जो फंक्शन fx है उस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस e माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. ये फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास. तो हम क्या कर रहे हैं कि जो लॉग के अंदर है वो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. अब इसको हम ऐसा कर रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं. परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो सबसे पहले हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा. माइनस कॉमन लेने के बाद ऐसा होगा, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस परफेक्ट स्क्वायर के इंटरमीडिएट स्टेप्स में नहीं बता रहा हूँ, फाइनली बता दे रहा हूँ कि जब तुम इंटरमीडिएट स्टेप्स करोगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, तो ये टर्म जो आएगा वो आएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, जिससे एक्स स्क्वायर भी मिलेगा माइनस 3x भी मिलेगा, लेकिन एक टर्म 9/4 मिलेगा. तो तुम्हें 2 में से 9/4 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. माइनस हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1/4 हो गया. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं इसको ऊपर में करूंगा फर्दर. डन सर. ओके स्वान. If anyone having problem in any step, please feel free to share your doubt. Done, sir. Sir, Okay. why do we have to complete the square? Sorry. Why do we have to complete the square? कंप्लीट द स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रेंज निकालना चाह रहे हैं ना, और जब हम लोग रेंज निकालते हैं तो रेंज निकालते में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर एक जगह एक्स आ रहा है, तो दो जगह वेरिएबल है. तो ओवरऑल जो पूरा फंक्शन है वो वेरिएबल पे कैसे डिपेंडेंट है, इसको हम करने के लिए क्या करते थे, हम करते थे कि एक्स एक ही जगह है. तो एज यू कैन सी अब एक्स एक जगह आ रहा है. अब इससे रेंज निकालना आसान हो जाएगा. अभी देखते हैं कैसे आसान होगा, लेकिन दो जगह नहीं आ रहा है, बस एक जगह आ रहा है. ये क्लियर है ना. Yes, sir.
सो डोमेन तो हमने निकाल लिया, अब हम लोग रेंज क्वेश्चन मान सकते हो कि एक क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है, इसमें रेंज भी है, डोमेन भी है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप जो तुमने यहाँ पे निकाला था x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 और आगे माइनस साइन लगा हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग x माइनस 3/2 का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान दो कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन है 1 से लेके 2, डोमेन इज बिटवीन 1 एंड 2। तो 0 तो होगा जब x की वैल्यू 3/2 होगी। इक्वल टू 0 कब होगा? इफ x इज इक्वल टू 3/2। वहां पर 3/2 कैंसिल हो जाएंगे और 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम एंड पॉइंट लेते हैं 1 या 2 लेते हैं, ठीक है, जो डोमेन का एंड पॉइंट है 1 या 2, तो मान लो 2 ले लेते हैं, तो 2 माइनस 3/2 का जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर विच विल बी 1/4। और सिमिलरली अगर तुम दूसरा एंड पॉइंट लेते हो 1, तो 1 माइनस 3/2 का स्क्वायर इज माइनस 1/2 का स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 1/4। तो इन एनी केस यू विल गेट 1/4। तो ये जो वैल्यू है ये 1/4 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर की वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, एज यू कैन सी बिलो इन द लास्ट स्टेप बिलो, हमने क्या, हाँ बोलो। अगर 1 और 2 मतलब जो एंड पॉइंट्स है उनको लेके दोनों से अलग अलग वैल्यूज आती तो क्या करते हैं? तो जो लार्जर वैल्यू है उसको कंसिडर करते हैं। ओके सर। अब क्या है कि यहाँ पर सर? हमने हाँ सर फिर 1 और 2 तो इंक्लूड नहीं है। हाँ Domain. इंक्लूड नहीं है, सॉरी, तो यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लगाओ, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होगी। यस सर। गुड, तो इक्वलिटी नहीं होगी, लेस देन होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो नीचे में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 है, इसमें हम हमारे पास माइनस 1/4 और करना है, तो माइनस 1/4 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये x माइनस 2/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 और ये हो जाएगा माइनस 1/4। अब एक माइनस साइन है जो बाहर में लगा हुआ है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ये पूरे से हो गया, लेस देन इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज 0। तो फाइनली ये जो फंक्शन आ रहा है इसमें लॉग लगा देते हैं, लॉग ऑफ, क्योंकि इसके आगे यहाँ पे लॉग लगा हुआ है, बाकी अंदर का तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया था। तो लॉग ऑफ दिस जो होगा, लॉग ऑफ माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इज लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ 1/4 एंड ग्रेटर देन लॉग ऑफ 0। अब अगर तुम्हें याद होगा लॉग का ग्राफ हम ऐसे बनाए थे, ऐसे करके, तो 0 पे तो अनडिफाइन होता है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करता है, ये माइनस इन्फिनिटी, तो लॉग ऑफ 0 विल बी माइनस इन्फिनिटी लेस देन, और ये जो तुम्हारे पास है ये लॉग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, ये fx है, तो माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन fx, और लॉग ऑफ 1/4 लेस देन इक्वल टू माइनस लॉग 4 बोल सकते हैं। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से लॉग ऑफ 1/4 को log 4 टू द पावर -1 मतलब माइनस लॉग 4 हो सकते हैं। तो फाइनली इसका रेंज हमारे पास क्या आ रहा है, रेंज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस लॉग 4, दिस इज इट्स रेंज। माइनस लॉग 4 इज इंक्लूडेड, माइनस इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल इट इज अ गुड क्वेश्चन। सर? हाँ सर हम इसको एंड पॉइंट्स को कंसिडर किए बिना करें तो भी यही एक्सप्रेशन लास्ट में आ जाए, तो फिर करने से फायदा क्या हो? कैसे ये एक्सप्रेशन आएगा? ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम एक लिमिट इसकी मान रहे हो 0 तो दूसरी लिमिट इन्फिनिटी मान लोगे। अगर ये कंडीशन नहीं लगाओगे तो दूसरी लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। लॉग ऑफ इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी, उस केस में आंसर आ नहीं जाएगा सर, माइनस इन्फिनिटी सर कॉमा वैसा करने से हम्म सर हमारे पास पिछला एक्सप्रेशन आया था माइनस ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, हम्म तो उसमें माइनस 3/2 का होल स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर -1 ऑन बोथ -1/4 ऑन बोथ साइड करके भी हाँ यही मैं हुआ। समझ रहा हूँ, लेकिन बस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से नहीं होगा ना, क्योंकि जब तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे तो कितना बड़ा है, मतलब इन्फिनिटी चला जाएगा। अब अगर इन्फिनिटी चला जाएगा तो फिर उस केस में तो वो डोमेन में भी तो नहीं है ना, सर एक्स फिर की वैल्यू,
फिर x बाहर माइनस था, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करने से लेस देन इक्वल टू 1/4 बना, 0 से 1/4, फिर वही एक्सप्रेशन वापस आया था। नहीं नहीं, ये जो तुम लिमिट लगा रहे हो 1/4, यहाँ पर ये लिमिट तभी लगा पाओगे ना जब तुम ये जानोगे कि x वैल्यू मैक्सिमम कितनी ले सकता है। अदरवाइज दूसरी लिमिट कैसे लगाओगे, एक ही लिमिट लगा पाओगे। सर मतलब आप देख लीजिए सर, वो एक्सप्रेशन आप उधर लिख लेंगे, मतलब अच्छा मैं अभी बता देता हूँ, पहले इसको नोट कर लो, तुम डन क्या सर। बोलना चाह रहे हो मैं भी लिख देता हूँ। हाँ बताओ। सर वो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके लास्ट में एक्सप्रेशन आया था माइनस कॉमन होल हम्म, ब्रैकेट, हाँ फिर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर करेक्ट माइनस 1/4, करेक्ट। ये एक्सप्रेशन आया था। फिर ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं ना सर कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ फिर माइनस 1/4 बोथ साइड करके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन माइनस ऑफ x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल, देन 0, ग्रेटर लेस देन 0। ग्रेटर देन जीरो। तो ये ग्रेटर देन जीरो जो आया है वो कहाँ से लाए जी तुम? सर, मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं होगा हाँ उसके लिए तुम्हारे पास पहले सर, से होगा कुछ ना होना। सर वो हम माइनस मल्टीप्लाई करने से पहले ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/4 था, मतलब लेस देन इंफिनिटी होगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करने से अच्छा नहीं, ओके एक लिमिट तो 1/4 आ गई ना, वो तो तुम्हारे पास x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके आई। जो दूसरी लिमिट है वो ग्रेटर देन 0 कहाँ से लोगे, वो यहीं से तो लोगे ना, किसका डोमेन जो है वो 1 से लेके 2 है। तो जो एंड पॉइंट्स हैं उन एंड पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है वहीं से लेके आओगे। अच्छा, यस सर। ठीक है, सर सर फिर अलग होता तो अलग होता तो अलग वैल्यू आती, एंड पॉइंट अगर अलग मतलब होता तो। एंड पॉइंट में दोनों में 1/4 नहीं आता दोनों में 1/4 नहीं आता नहीं आता तो तो कुछ और आता वो लेते। मतलब मतलब एक जो में ग्रेटर 1/4 होता, दूसरे में 2/3। हाँ तो जो ग्रेटर होता उसको लेते हैं, अच्छा यस सर। क्योंकि रेंज का मतलब है कि ये वैल्यूज कवर कर रहा है ना। तो जो ग्रेटर होता उस वहां तक की वैल्यू कवर कर रहा होता। यस So I hope it is clear to everyone. Now we have also studied in class 11 something called identity function. ये मैं एक होमवर्क तुम्हें दे रहा हूं यहाँ पे. This is a homework and I will ask from you that whether you have completed this homework, and that I will ask in next class. Find domain and range of fx is equal to e to the power 1 by 1 minus x square. तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डोमेन और रेंज निकालने का तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूँ. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी फंक्शन. सो व्हाट आर आइडेंटिटी फंक्शंस? आइडेंटिटी फंक्शन बहुत सिंपल सा फंक्शन होता है. इफ यू रिमेंबर, द fx is equal to x, or we can say that y is equal to x. y और x दोनों सेम होगा. तो ये जो लाइन हमारे पास आ रही है, इस लाइन, दिस लाइन इज एक्चुअली y is equal to x. एक स्ट्रेट लाइन है जो 45 डिग्री एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ. एंड इट पासेस थ्रू द ओरिजिन. इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं. व्हाई वी कॉल इट आइडेंटिटी फंक्शन, कोई बता सकता है? सर क्योंकि डोमेन में जो एलिमेंट डालेंगे वही रेंज में मिल जाएगा.
हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएटली यू हैव टू से कि जो इस डोमेन का एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है। हाँ आइडेंटिटी लूज नहीं करता, तो इनपुट जो हमारा है और जो हमारा आउटपुट आ रहा है दोनों सेम है, तो जो एलिमेंट है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है, जो भी उसकी आइडेंटिटी है वही आइडेंटिटी आउटपुट में भी आ रही है। जैसे इसके ग्राफ में अगर 5 है तो 5 का जो इमेज आएगा वो 5 ही आएगा। Another important function which is we come across is absolute value function. So absolute value function is another function. Fx is equal to mod of x, ऐसे लिखते थे ना इसमें। And if you remember what it is written mathematically, जब इसको define करते हैं तो this is always a positive value. This is always positive, या कहेंगे greater than equal to 0, positive या 0। तो mod x को दो तरह से तोड़ सकते हैं। अगर हम किसी पॉजिटिव वैल्यू को ले रहे हैं, x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो mod x विल बी x। लेकिन अगर इनपुट हमारा निगेटिव है तो mod x जो है वो पॉजिटिव बना रहे, इसके लिए हम x के आगे एक माइनस साइन लगा देते हैं, तो दैट विल बिकम पॉजिटिव। इसका भी ग्राफ भी देखेंगे, पहले ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल तुम ऐसे समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल वी हैव mod ऑफ 3, सो mod ऑफ 3 इज 3। ठीक है, जो mod ऑफ x है वो x ही होगा, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो। और mod ऑफ -3 जो होगा वो हम क्या लिखेंगे, तो ये निगेटिव वैल्यू होगी, x इज लेस देन 0, तो -x लिखेंगे, मतलब माइनस ऑफ -3 दैट विल बी +3। Done, sir. Okay, good. So here we have x, the same x is here. Here we have x, the same x is here. But mod जब लग जाता है तो हमें पॉजिटिव आउटपुट लाना होता है। So I'm erasing this. So absolute value function का ग्राफ याद है कैसा होता था? We have like this graph, ये origin से को कट कर टच करेगा इस तरीके से, मतलब y इज इक्वल टू x हो गया, यहाँ पे एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह हो गया, और यहाँ पे y इज इक्वल टू -x हो गया। तो y इज इक्वल टू mod ऑफ x जो होगा वो x कब होता है फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, और -x कब होता है फॉर निगेटिव वैल्यू ऑफ x। तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ इट्स ग्राफ, y इज इक्वल टू x पॉजिटिव वैल्यू के लिए, y इज इक्वल टू -x निगेटिव वैल्यू के लिए। Now what is its domain and range and everything? So if you see its domain, the domain belongs to real number, whereas range कोई बता सकता है इसका रेंज कहां से कहां तक होता है? 0 to 0 to infinity. हाँ, 0 included to infinity, and it is which type of function, even, odd या none? even. It is even function. Why it is even function? Because it is mirror image about y-axis. सर हाँ, ये इक्वल मतलब जो ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो साइन होता है सर, वो हम नेगेटिव के साथ भी लगा सकते हैं ना? हाँ वो तो लगा सकते हैं निगेटिव के साथ, लेकिन किसी एक में लगाते हैं तो जनरली पॉजिटिव के साथ लगाते हैं। सर मतलब ये पूछना था कि दोनों में एक साथ नहीं लगा सकते हैं? एक साथ नहीं लगा सकते, वैसे एक साथ लगाने में दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, दोनों में लगाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वहां पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। ओके सर। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का एक और तरीका है जिससे हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को समझ सकते हैं, दैट इज एक्चुअली कि mod ऑफ x इज एक्चुअली नथिंग बट रूट ओवर x स्क्वायर।
ठीक है, इसको भी मॉड एक्स कहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 का स्क्वायर दिया हुआ है और इसका अंडर रूट निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ 9 हो जाएगा विच इज 3। तो मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। और अगर -3 का मॉड निकालते हैं और इस डेफिनेशन से निकालते हैं तो -3 का स्क्वायर करेंगे विच विल बी √9, दैट इज ऑल्सो 3। तो तुम इस तरीके से भी मॉड एक्स को निकाल सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ वे in which mod x can be expressed, that is √x square. डन सर। Okay, so mod पे भी एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ इसकी इनइक्वालिटीज तुम्हें रिवाइज करा दूं as we have done earlier. मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो इसका मतलब होता है कि x इज बिटवीन a एंड -a। ठीक है, इसी चीज को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखते थे कि एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है तो एक्स इज बिटवीन ए एंड -a। वैसे ही मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो हम क्या लिखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स इज लेस देन इक्वल टू -a। या इसी को हम लिख सकते थे कि इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स इज लेस देन इक्वल टू -a। तो बेसिकली मॉड एक्स की जो इनइक्वालिटी है दिस, वो इसी तरह से बिहेव करती है, सेम लाइक दिस। दोनों लगभग एक चीज है। वैसे ही दूसरे वाले में भी अगर तुम देखो तो मॉड एक्स की जो इनइक्वालिटी यहाँ पर है वो यहाँ पर जैसे बिहेवियर होता है वैसे ही बिहेव करती है। बेस्ड ऑन दिस जस्ट ट्राई दिस वन क्वेश्चन। मॉड ऑफ x - 1 लेस देन 2 है, इसको सॉल्व करना है। और अनदर क्वेश्चन इज मॉड ऑफ x - 3 ग्रेटर देन 5 है। सॉल्व दिस टू। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है दोनों। अनुभव इज ऑल्सो अ न्यू स्टूडेंट। अनुभव, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है समझने में? यस अनुभव, कैन यू हियर मी? So today there are students with us. Asya is there, Harshit, Maitri, Manas, Manaswin, Saksham, Shivang, Yashvardhan, Anubhav. So मैं आ जाता हूँ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे। मॉड ऑफ x - 1 जो है, स्वांग ने आंसर दिया है -1 to 3। ओके, लेट अस सी स्वांग, आई होप तुमने सही आंसर दिया होगा। तो मॉड ऑफ x - 1 विल बी लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2। यही हम लोग लिख सकते हैं। हर्षित ने दूसरे का भी आंसर दिया है -2 to 8। यशवर्धन ने -2 to 8 दिया है, वेराज हर्षित ने उसका जस्ट अपोजिट दिया हुआ है। अभी चेक कर लेते हैं। तो पहला वाला तो थोड़ा ज्यादा आसान इसलिए है क्योंकि ये पहली वाली कंडीशन लग रही है, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, तो ये -a से a हो गया। तो अब हम +1 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। दैट मीन्स x बिलोंगिंग टू -1, 3। ठीक है, ये तो इसका आ गया x का जो इंटरवल है। और यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो x - 3 इज ग्रेटर देन 5 और x - 3 इज लेस देन -5। ये जो कंडीशन हमारे पास है ना, यहाँ वाली दूसरी वाली, इसके अकॉर्डिंग।
तो x माइनस थ्री ग्रेटर देन 5 का मतलब हो गया कि x इज ग्रेटर देन 8, और x माइनस थ्री लेस देन -5 का मतलब हो गया x इज लेस देन -2। तो ये हो जाएगा -∞, -2 यूनियन 8, ∞। तो मोस्ट ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर। सक्षम ने जस्ट इसका ऑपोजिट दे दिया है, सक्षम उसमें ध्यान देना। ये हर्षित का भी सही है, यशवर्धन का भी ऑपोजिट आ गया इसका, शिवांग का सही है। आई वॉन्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन क्वेश्चन सॉल्विंग। तो कुछ बच्चों का तो अभी रिस्पॉन्ड आ गया है, कुछ का नहीं आया है। तो आई वुड लाइक टू नो कि आसिया तुम्हें समझ में आया ये? यस सर। ओके, अनुभव ने तो माइक ऑन नहीं कर रखा है, इसलिए वो उसकी बात मुझे सुनाई भी नहीं देगी। तो आई होप अनुभव कि नेक्स्ट टाइम से तुम अपना माइक ऑन रखना। माइक का जो तुम्हारा फीचर है वो दिखा नहीं रहा है। सर आज 7 बजे मैथ्स की कोई बैकअप क्लास है? नहीं, आज तो नहीं है ऐसी कोई बैकअप क्लास 7 बजे, और शायद होगी। तुम्हें बताया है क्या? आया था। हाँ, तो हो सकता है होगी, लेकिन मेरे साथ नहीं होगी। वैसे अभी थोड़ा सा और क्लासेस अटेंड करके फ्लो बनेगा। जिन लोगों ने अभी आज ज्वाइन किया है, एक दो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, वो ये मत सोचना कि एकदम ज्वाइन करते ही सब कुछ समझ में आने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। और स्पेशली जब तुम बीच में ज्वाइन करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, यू हैव टू गिव 2-3 क्लासेस टाइम। वैसे अच्छी बात है कि बैकअप क्लास भी हो रही है, लेकिन ऐसे नॉर्मल क्लास भी तुम्हें 2-3 क्लास कम से कम अटेंड नहीं करोगे तब तक तुम्हें फ्लो में नहीं आएगा। सो मॉडुलस फंक्शन पे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होता है? इफ यू रिमेम्बर, इसको हम डिनोट करते हैं बॉक्स ऑफ एक्स इस तरीके से। और ये जो होता है, जैसे मान लो 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो दैट इज एक्चुअली 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर अमंग ऑल द इंटीजर लेस देन दैट नंबर, लेस देन इक्वल टू दैट नंबर। अगर -3.7 का निकालना है तो क्या करेंगे? तो इसमें भी इससे छोटे, तो -3.7 जो है वो यहाँ पर है नंबर लाइन पे। इसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा? -3, और इससे पहले क्या मिलेगा? -4। तो इससे छोटे में जितने भी इंटीजर्स है उसमें -4 सबसे बड़ा है। तो निगेटिव नंबर के केस में तुम इस तरह से देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, और पॉजिटिव नंबर के केस में जो इंटीग्रल पार्ट है वही लिख के आ जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास आ रहा है। नाउ इसका ग्राफ कैसा होता था? डू यू रिमेम्बर द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? यस ग्राफ ऑफ, हाँ बताओ किस सर तरह कुछ से स्टेयर्स जैसा होता था। Ashes. हाँ, तो इफ यू notice its graph is like 0 to 1. The greatest integer of all the numbers from 0 to 1 is 0, like this. From 1 to 2, the greatest integer of all the numbers is 1. So from 2 to 3, the greatest integer is 2. ठीक है, तो इंटीग्रल वैल्यूज ही मिलेंगी तुम्हें। -1 से 0 लेंगे तो -1 आएगा, -2 से -1 लेंगे तो -2 आएगा। तो ये एक स्टेप फंक्शन की तरह बिहेव करता है, इस तरह का ग्राफ होता है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज इट्स डोमेन एंड इट्स रेंज? डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स
क्या हर वैल्यू का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल सकता है या नहीं निकल सकता है? Yes, sir. निकल सकता है। तो डोमेन इज रियल नंबर, रेंज इज इंटीजर्स। इंटीजर्स। सो ओनली इंटीजर आउटपुट विल कम, लेकिन डोमेन में हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। नाउ एक और इसी का भाई होता है, ठीक है, दोनों फंक्शन एक दूसरे के भाई हो जाते हैं। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया और एक हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे डिफाइन होता है वो भी मैं बताता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. ओके गुड। fractional part function is basically denoted like this। और जैसे अभी हमने 3.7 लिया था, इसका अगर तुम फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो क्या आएगा 0.7, या -3.7 लिया था तो इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालेंगे तो क्या आएगा 0.33 आएगा। तो फ्रैक्शन पार्ट इज डिफाइंड एज द नंबर एंड इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली जैसे 3.7 था और तुमने इसका फ्रैक्शन पार्ट निकाला तो 3.7 में से 3.7 के ग्रेटेस्ट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा 3.7 माइनस 3 विच इज 0.7, और -3.7 अगर है और इसका फ्रैक्शन पार्ट लेते हैं तो -3.7 माइनस 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हो जाएगा -3.7 और ये हो जाएगा -3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था अभी मैंने बताया था, कैन एनीवन टेल मी? -4। -4, करेक्ट, -4 हो जाएगा। तो -3.7 प्लस 4 विच इज एक्चुअली 0.3। तो ये नहीं है कि जो भी डेसिमल के बाद है वही बन जाएगा, पॉजिटिव नंबर के लिए तो वो बन जाएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर के लिए 1 माइनस जो भी उसके बाद है, डेसिमल के बाद है। अब इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, 0 से लेके 1 तक, 1 से 2, इस तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो 0 से लेके 1 तक का जो ये होगा वो ऐसा होगा, ठीक है, मतलब जो भी नंबर आता जाएगा उसका फ्रैक्शन पार्ट मिलता जाएगा। 1 से लेके 2 तक के लिए हम बस फ्रैक्शन पार्ट लेंगे, 2 से 3 के लिए फ्रैक्शन पार्ट, 3 से 4 के लिए फ्रैक्शन पार्ट। तो इजंट दिस फंक्शन पीरियोडिक? कैन एनीवन टेल पीरियोडिक है या नहीं है? है सर। और इसका पीरियड क्या होगा? 1। 1 होगा। इट्स फंडामेंटल पीरियड इज 1, एक इंटरवल के बाद अपने आप को ये रिपीट कर रहा है। एंड व्हाट इज इट्स डोमेन? डोमेन बिलोंग्स टू R। R and range 0 to 1 yes 0 to 1, open। correct, correct। So 0 is included but 1 is not included, 0 is included, 1 is not included here। तो ये हमारे पास इसका डिटेल है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का डिटेल है। सर अब हम जो ग्राफ है वो शो क्या कर रहा है, जैसे लास्ट टाइम में तो वो शो कर रहा था कि 1 से लेकर 2 की जो जितनी भी वैल्यूज हो वो 1 पे जाके रुकेगी। तो हाँ, इसमें सर इसमें ऐसे कैसा समझ में आएगा? यहाँ पर ऐसे होगा ना कि जैसे 1.2 है सपोज, तो 1.2 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा 0.2, यस सर। तो 0.2 विल बी हियर। अच्छा 0.2 का अगर फ्रैक्शन पार्ट देखेंगे तो भी 0.2 होगा, 2.2 का फ्रैक्शन पार्ट देखेंगे तो भी 0.2 होगा। तो फ्रैक्शन पार्ट जो है एक इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। वैसे नेगेटिव में जैसे जाओगे तो -0.8 इसका फ्रैक्शन पार्ट देखेंगे तो 0.2 होगा। इज इट ओके? समझ गया सर। Now let us see few questions on greatest integer as well as fraction part.
So I'm clearing this. Okay. Now we have one question. Greatest integer of x का square minus 3 times greatest integer of x plus 2 is less than equal to 0. Another one is 4 times greatest integer of x is equal to x plus fraction part of x. So just try it once, then we will discuss this right now. और जहां पर भी बॉक्स दिया होगा और ये मेंशन होगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, या तुम्हें बताया जाएगा किसी तरीके से, तभी तुम उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मानना। अगर नॉर्मल किसी क्वेश्चन में अगर बॉक्स दिया हुआ है और बताया नहीं गया है तो डोंट टेक इट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन इट सिंपली मीन्स अ ब्रैकेट। वैसे फ्रैक्शन पार्ट में भी इस तरह का ब्रैकेट ही मानते हैं जब तक ये लिखा ना हो कि इट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहां पर ये बताया जा रहा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। हर्षित इज सेइंग फॉर द फर्स्ट वन 1,2। नहीं हर्षित 1,2 नहीं है, थोड़ा सा तुम्हें और दिमाग लगाना होगा क्योंकि तुम आधा कर लियो, आधा भी और करना है। आसिया अपना माइक म्यूट कर देना, ऑन हो गया था। तो यहां पर क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को एक वेरिएबल t मान लो तो दिस इज एक्चुअली t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको क्या लिखेंगे, t स्क्वायर माइनस t माइनस 2t प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो ये t इंटू टी माइनस 1 माइनस 2 इंटू टी माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इससे हमें मिलेगा t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मिलेगा, t बिलोंग्स टू 1,2। लेकिन t की वैल्यू हमें नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, x की निकालनी है। तो एक्चुअली t की निकली है 1,2। 1 इज इंक्लूडेड एंड 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। लेकिन t है क्या, t इज एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज बिटवीन 1,2। इसका मतलब x कहां से कहां तक होगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 से लेके 2 तक है तो इफ यू सी द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से लेकर 2 तक क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, इसके बीच में तो कुछ और हो नहीं सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज अ इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू तो देता नहीं है। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 होगा तो उस केस में x क्या होगा, तो 1 जो वैल्यू मिलती थी हमें वो 1 से लेके 2 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सब के लिए हमें 1 मिलती है। तो यहां पे हमें मिलेगा कि 1 से लेके 2 वो सब ले सकते हो। अच्छा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा तो x क्या ले सकते हो, तो उस केस में x जो होगा 2 से लेके 3 सब कुछ दिया जा सकता है, x बिलोंगिंग टू 2,3। तो फाइनली द आंसर इज x बिलोंग टू 1,2 यूनियन 2,3, मतलब x बिलोंग टू 1 इंक्लूडेड 3 एक्सक्लूडेड। ये इंटरवल होगा या नहीं होगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर Yes, 2,3 कैसे आया? 2,3 ओके। 2,3 जो है, जब तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 कंसीडर की तो 2 जो वैल्यू मिलेगी, ये ग्राफ देखो यहाँ पे, जो 2 वैल्यू हमें मिल रही है, दिस 2 वैल्यू, ये x की वैल्यू फ्रॉम 2 से 3 के लिए मिलेगी। जैसे 2.1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 होगा, 2.99 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 ही होगा। तो 2 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। तो यहाँ पर 2 से लेके 3 तक जितनी भी वैल्यूज हैं उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 होगा। हियर
ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2, मतलब x इज 2 to 3 और 1 to 2 तो हमारा आया ही था, तो फाइनली 1 to 2 और 2 to 3 को मिला देंगे तो 1 to 3 हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि 1 इंक्लूडेड है, 3 एक्सक्लूडेड, क्योंकि 3 पे फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 3। ओके सर। So write this down. Next I want you to do this question. इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन पार्ट भी यूज किया गया है और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी यूज किया गया है। सेकंड का रियल नंबर नहीं, रियल नंबर नहीं होगा। अभी डिस्कस करते हैं। लेट एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। आर माइनस मल्टीपल्स ऑफ 4, नहीं हर्षित, ये भी नहीं होगा। लेट मी डिस्कस। जीरो टू वन स्वयं इज आस्किंग, नो 0 to 1 भी नहीं है स्वयं। तो तुम x को क्या करो, ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है और ये x है। तो x को तुम क्या लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो याद होगा तुमको कि हमने अभी पढ़ा था कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो होता है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। तो हम किसी भी नंबर को उसका फ्रैक्शन पार्ट प्लस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस एक और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं, 2 टाइम्स। अब इसके बाद 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहां से और यहां से ग्रेटेस्ट, तो 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हो जाएगा। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है किसी भी नंबर के लिए, दैट इज एक्चुअली बिटवीन 1 एंड 0। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ भी अभी हमने देखा था, 1 से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। सो द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज एक्चुअली बिटवीन 0 to 1। So 2/3 of fraction part of x is between 2/3 to 0. We can write it like this. And what is 2/3 fraction part of x? 2/3 fraction part of x is greatest integer of x. So greatest integer of x is between 0 to 2/3. Clear है सबको यहाँ तक? Now can you tell me कि greatest integer of Sir, x? sir. हाँ हाँ बोलो। सर लास्ट के 3 स्टेप्स फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, इसमें मैं इसको इरेज करके फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है।
हर्षित ने आंसर 0 दिया है, दैट इज करेक्ट। तो एक्चुअली क्या है कि जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है वो 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था ना, तो किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शन पार्ट होता है, जो उसका रेंज है, दैट बिलोंग्स टू 0, 1। 0 और 1 के बीच में, 0 इंक्लूडेड, 1 इज नॉट इंक्लूडेड। अब अगर 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस 2/3 से, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2/3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हो जाएगा, और ये 2/3 हो जाएगा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर है। तो 0 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 2/3। क्लियर है यहाँ तक? ओके। यस सर। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो 0 और 2/3 के बीच में है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज टेक इंटीग्रल वैल्यूज। तो जो इंटीग्रल वैल्यू ये ले सकता है 0 और 2/3 के बीच में, वो बस 0 ही है, क्योंकि 1 तो 2/3 से बड़ा हो जाएगा। तो देयर इज ओनली वन वैल्यू विच इज 0। तो वी कैन से दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 0। इसका मतलब है कि जो फ्रैक्शन पार्ट का फॉर्मूला था हमारे पास, ये वाला, ये फॉर्मूला था ना, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज एक्चुअली 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विच इज ऑल्सो 0। तो ये एक ऐसा नंबर है x जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 है, फ्रैक्शन पार्ट भी 0 है। तो जो नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होगा, विच इज 0 + 0, विच इज एक्चुअली 0। तो 0 इज योर आंसर। 0 ही x की एक ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है, और कोई वैल्यू नहीं। सर ये आपने क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल 3/2। ये यहां से लिखा ना, ये जो इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 1। सर मतलब हमें, मतलब ये तो मैं समझ गया कि हम इसको जैसे आपने जो बॉक्स एनसर्कल कर रखी है वैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम 3/2 ऑफ ये जिंट ऑफ x करें इक्वल्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो वैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, वैसे भी हो जाएगा। सर कैसे करेंगे, एक बार आप दिखा देंगे? तो उसमें क्या करोगे कि इसको, मतलब तुम 3/2 उधर लिखना चाह रहे हो, 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ऐसे लिखना चाह रहे हो। तो जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, इस पे स्टिल वही कंडीशन आ रही है कि इट इज बिटवीन 1 and 0, और उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को लिखोगे 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बिटवीन 1 and 0, और फिर तुम्हें यही करना पड़ेगा कि 3/2 को मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तुम इस स्टेप में आ जाओगे। सर मतलब मेरा मतलब ये नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर हम वैल्यूज ऑफ ये इंटीग्रल x की वो ले तो उससे नहीं हो सकता? इंटीग्रल x की वैल्यूज कौन सी लें? इंटीग्रल x की तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है सर ना। कोई मैं पूछ रहा हूँ, जैसे अगर हम इंटीग्रल x की रेंज ले तो, जैसे इसमें तो हमने फ्रैक्शनल की रेंज ली जो 0 से 1 होती है, अगर हम हाँ, उसमें इंटीग्रल उसकी रेंज रखें तो नहीं हो पाएगा ना? इंटीग्रल की रेंज रख के नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटीग्रल की रेंज में एक तो -∞ से +∞ तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सब आएंगे, जितने भी इंटीजर्स हैं सब आएंगे। तो उसको तुम कैसे सॉल्व कर पाओगे? फ्रैक्शन पार्ट में तो 0 और 1 का एक बाउंडेड है ना, बाउंडेड दिया हुआ है। जी सर वही पूछ रहा था। Now there is one more function which we come across, that is signum function. So these are actually the topic of class 11th, which will be used in class 12 functions also. So though it was expected कि तुम ये सारे जो टॉपिक्स थे इनको तुम क्लास 11th वाले में कर रखे होगे और याद भी होगा, तो नहीं तो एक शॉर्ट रिवीजन के लिए मैंने तुम्हें सारा बता दिया है। तो एक लास्ट बच गया सिग्नम ऑफ x। सिग्नम ऑफ अ फंक्शन x इज इक्वल टू mod x by x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम ऑफ x। इसको फर्दर अगर हम लोग और डिटेल में जाएं तो mod of x is actually x if x is positive and mod of x is actually minus x if x is negative, ये होता है। तो mod of x को जब हम प्लस x लेंगे फॉर पॉजिटिव x तो ये 1 बन जाएगा, और फॉर नेगेटिव x
जब माइनस एक्स लेंगे तो -1 बन जाएगा और 0 बन जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से हम सिग्नम ऑफ x को डिफाइन कर सकते हैं। दोनों डेफिनेशन वैलिड है। मॉड x बाई एक्स भी ले सकते हो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, या दूसरा वाला डेफिनेशन है कि मॉड x को तुम x या -x पुट कर दो व्हेन x इज पॉजिटिव एंड व्हेन x इज नेगेटिव रिस्पेक्टिवली, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लो। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से कि 0 पे तो तुम्हें 0 मिलेगा और बाकी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज है उस पर 1 मिलेगा और जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है उसमें -1 मिलेगा। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. So when we talk about its domain, so its domain is actually real number and its range is actually -1, 0 और 1। ये तीन वैल्यूज तुम्हें आउटपुट में मिलेंगी, -1, 0 और 1 मिलेगी। इस पे भी एक क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। मॉडुलस पे एक क्वेश्चन और मैं अभी तुम्हें होमवर्क में देता हूं एंड आई होप यू विल डू दैट आल्सो इन होमवर्क। एक क्वेश्चन मैंने एक्सपोनेंशियल क्या तुमको होमवर्क में दिया हुआ है डोमेन और रेंज का, ये है मॉडुलस का। इसमें तुमसे कहा जा रहा है सॉल्व mod of x minus 1 plus mod of 2x minus 3 is equal to mod of 3x minus 4। This is the second homework। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग। Can you do this question right now? Greatest integer of x का स्क्वायर -4 is equal to 0। Solve this। सक्षम -2 एंड 2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हुई, x की वैल्यू क्या होगी? यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो -2 और 2 होगी। -3 to -2 हर्षित यूनियन 2 to 3। हर्षित तुम्हारा 2 to 3 वाला तो सही है, लेकिन -3 से -2 वाला सही नहीं है। स्वांग सिंह -2 to 1 यूनियन 2 to 3। स्वांग इसमें थोड़ी सी गलती है, -2, -1 अगर रखते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, अब सही है। हर्षित, हाँ अब तुम्हारा आंसर सही है। तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -4 जो दिया हुआ है उसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा, जिससे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आएगा 2 या फिर -2। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हाँ सक्षम, तुम्हारा सही है, लेकिन तुमने थोड़ा सा ब्रैकेट ठीक से नहीं लगाया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 2 कब होता है?
तो 1 2 3 इस तरीके से अगर बढ़ते जाओ 1 2, तो 2 जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे मिलती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 2 जो होता है, दिस 2, ये तब मिलेगा जब x बिलोंगिंग टू 2,3 होगा। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 क्या होता है, कब होता है? तो -2 के लिए यही ग्राफ जब हम बनाते जाते हैं यहाँ पे बनता है, फिर ये ग्राफ यहाँ पे बनता है। तो -2 के लिए x की जो वैल्यूज होती हैं वो -2 से लेके -1, -2 इज इंक्लूडेड वेयर एज -1 इज नॉट इंक्लूडेड। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -2 इंक्लूडेड, -1 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 2 इंक्लूडेड, 3 नॉट इंक्लूडेड। So this is how you can get the final answer. तो some of you have got the correct answer और कुछ लोगों का थोड़ा ब्रैकेट में गलती हो गया था और बाकी ठीक था सब। स्वयं का सही आंसर आया है, हर्षित ने भी बाद में अपना सही कर लिया। यशवर्धन का थोड़ा सा दिक्कत हो गया था क्योंकि ही थॉट कि जैसे पॉजिटिव में इंटरवल है वैसे नेगेटिव में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एज यू सी द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, it happens to be like this. So this is all for today's class. तुम्हें अलग से भी जो असाइनमेंट मिल रहा है वो भी करना है और जो होमवर्क मैं क्लास के बीच में दे रहा हूँ उसको भी करना है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसको थोड़ा सा तुम चाहो तो पढ़ के आया करो, चाहो नहीं, जरूरी है कि पढ़ के आओ। और टॉपिक की जो लिस्ट है वो तुम्हारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है। तो वी में स्टार्ट अलजेब्राइक ऑपरेशंस और उसके बाद हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो आई विल एडवाइज एवरी वन ऑफ यू टू कम आफ्टर स्टडिंग कॉम्पोजिट फंक्शन and transformation of graphs also we will do. Thank you, sir. Welcome.